ठीक है। तो केस 3 या पार्ट 3 हमारा when acid and base are mixed together। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है, जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, इसमें मैंने आप लोगों को कितने केस बताए थे? 2 केस। पहला, एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, और सेकंड, एसिड और बेस को अनइक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं। तो फर्स्ट है, देखिए सभी, व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड टुगेदर, देन first of all write the reaction between them। जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं, सबसे पहला काम है आपका उनके बीच में रिएक्शन को लिखना। ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? उनके बीच में रिएक्शन लिखना। जैसे NaOH प्लस HCl क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2, इसी तरह NH4Cl प्लस NaOH। जो अमोनियम के सॉल्ट होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? इक्विलिब्रियम होने में बताया था, एसिड की तरह काम करते हैं। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के सॉल्ट किसकी तरह काम करते हैं? बेस की तरह काम करते हैं। ध्यान रखना, ये एक बार पूछा जा चुका है। तो अमोनियम क्लोराइड में जब आप NaOH डालोगे तो क्या बन जाएगा? NH4OH प्लस NaCl। सबसे पहले मैं एक नोट बनाना चाहता हूं। यहाँ पे नोट क्या है कि जब भी आप 2 इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं और अगर उनके बीच में कोई आयन कॉमन नहीं है, तो पहला काम होगा आपका उनके बीच में रिएक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उसको लिखना। पहला काम क्या है? जब भी आप 2 इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर रहे हैं और उनके बीच में कोई आयन कॉमन नहीं है, तो पहला काम है आपको उनके बीच में रिएक्शन लिखना। ये आपका फर्स्ट काम होना चाहिए जब भी आप एसिड बेस को मिक्स करा रहे हैं या 2 इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करा रहे हैं जिनके बीच में कोई आयन कॉमन नहीं है, तो पहला काम है आपका उनके बीच में रिएक्शन को लिखना। ठीक है। इसको कॉपी करिए, फिर अब चलते हैं। ठीक है। तो नोट बना के लिख लेना इसमें। इन जनरल, whenever in ionic equilibrium, in general, whenever in ionic equilibrium, two component having no common ion, two component having no common ion are in between no common ion having in between them, then always think about the possibility of reaction। जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम में 2 कंपोनेंट में कोई भी आयन कॉमन नहीं होगा, तो आपका सबसे पहला काम है उनके बीच में रिएक्शन लिखना, रिएक्शन के बारे में सोचना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है, ऐसे आपको कोई एसिड गिवन है और बेस गिवन, तो एसिड और बेस जब भी मिक्स होंगे क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर।
अब हो सकता है एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाए, या एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाए। तो इसमें भी दो केस बन रहे हैं अपने। जब आप एसिड बेस को मिक्स कर रहे हैं, हो सकता है एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाए, और सेकंड एसिड और बेस को अनइक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाए। तो फर्स्ट केस है इसमें when acid and base are equal। तो जब भाई एसिड और बेस दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, और दोनों ही खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचा रह जाएगा, सिर्फ सॉल्ट। क्या बचा रह जाएगा, सॉल्ट। एंड दिस इज द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें केस फर्स्ट में, इफ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, if acid and base are mixed in equal proportion, that is both are limiting reagent, that is both are limiting reagent, then our final solution contain salt, then our final solution contain salt, and this is the case of salt hydrolysis. This is the case of salt hydrolysis. When acid and base are mixed in equal proportion, that is both are limiting reagent, then only salt will be present in our solution, and this is the case of salt hydrolysis। ये किसका केस है, salt hydrolysis का। और salt hydrolysis को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग डालेंगे salt hydrolysis। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड था HA, इसको मैंने किसी मोनोएसिडिक बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, बोलिए भाई, H और OH मिलके क्या बना देंगे, पानी, और क्या बन जाएगा भाई आपके पास, BA सॉल्ट। ये कोई मेरा जनरल एसिड, ये बेस, इनको जब भी मैंने मिक्स किया तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस पानी। क्लियर है सबको। अब ये जो सॉल्ट है दिस BA, ये पानी के अंदर अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देगा, इसकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। ये आपको किस फॉर्म में दिखेगा, B प्लस A नेगेटिव। अब ये इंडिविजुअल आयन पानी के साथ मान लीजिए रिएक्ट कर रहा है, तो B प्लस H2O क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा भाई, ये पॉजिटिव है तो पानी में से कौन से पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, OH को, प्लस H प्लस। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके अंदर किसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, H प्लस की। H प्लस का बढ़ने का मतलब हमारा फाइनल सॉल्यूशन कौन से नेचर का हो चुका है, एसिडिक नेचर का। हमारा फाइनल सॉल्यूशन कौन से नेचर का हो चुका है, एसिडिक नेचर का, और इसको हम बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, कैटायन का हाइड्रोलिसिस। जब भी कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का, ठीक है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस।
क्या बोलेंगे, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। प्यार से हम इसको CH लिखेंगे। इसी तरह अगर B माइनस रिएक्ट करेंगे, इस तरह A माइनस अगर मान लीजिए पानी के साथ रिएक्ट करें प्लस H2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पानी में से कौन किसको खींचेगा, H प्लस को, क्या बना देगा AH प्लस सॉल्यूशन के अंदर क्या छोड़ देगा OH। आपका फाइनल सॉल्यूशन के अंदर OH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। OH का कंसंट्रेशन का बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा, अवर फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। किस नेचर का हो गया भाई, बेसिक नेचर का, और इसको बोला जाएगा भाई एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोला जाएगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इसको हम प्यार से लिखेंगे AH। अब जब स्टार्टिंग में पहला दिन था हमारा, उस दिन मैंने आप लोगों को 4 टाइप ऑफ सॉल्ट बताए थे, याद है किसी को? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड वीक बेस। 4 तरह के सॉल्ट बताए। यहाँ पे भी अपने पास 4 ही केस बनने वाले, या तो कैटायन पानी के साथ रिएक्ट करेगा, या एनायन पानी के साथ रिएक्ट करेगा, या दोनों पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, या दोनों ही पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। 4 केस बनने वाले हैं अपने, कौन कौन से, या तो कैटायन और एनायन दोनों पानी के साथ रिएक्ट करेगा, या कैटायन और एनायन में से कैटायन रिएक्ट करेगा, या एनायन रिएक्ट करेगा, या दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे, और इसी इंटरेक्शन को बोला जाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे, फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कैटायन एनायन बोथ और नन विथ H2O to produce acidic, basic और neutral solution is known as salt hydrolysis। ठीक है, क्लियर है? तो लिखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है, फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कैटायन कॉमा एनायन कॉमा बोथ and none of the salt with water to produce acidic, basic और neutral solution to produce acidic, basic और neutral solution is known as salt hydrolysis। 4 तरह के सॉल्ट हो गए अपने पास, 4 ही केस बने। हो सकता है कैटायन और एनायन में से कभी कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो, कभी एनायन का हाइड्रोलिसिस हो, किसी सॉल्ट में दोनों का होगा, और कोई सॉल्ट ऐसा होगा जिसमें दोनों का ही नहीं होगा। तो कितने केस बन गए, 4। तो ये जो इंटरेक्शन है कैटायन एनायन बोथ और नन ऑफ सॉल्ट विद पानी टू प्रोड्यूस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आते हैं इस रिएक्शन के ऊपर। ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, और फॉरवर्ड रिएक्शन को बोला जाएगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो सॉल्ट पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। सॉल्ट पानी के साथ रिएक्ट करने का मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन।
बैकवर्ड रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ABL और इसको हम बोलते हैं SH। अब अगर इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K1 है और बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K2 है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2? कोई बता सकता है मुझे? फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो क्या रिलेशन होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ABL is equal to 1 upon KSH है भाई, ये होगा। This is equilibrium constant for acid base neutralization and this is equilibrium constant for salt hydrolysis। दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, किस रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा होगा? मैंने आपको बताया था एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर। एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर। फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सटेंट ग्रेटर होगा। ठीक है, एक चीज आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी होगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सबने पढ़ी होगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हीट रिलीज होगी और रिएक्शन किस नेचर का होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक नेचर का होगा तो हीट ये आपके पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये किस नेचर का होगा? दिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किस नेचर का होगा भाई? क्या नेचर होगा इस रिएक्शन का? एंडोथर्मिक। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? सॉल्ट को तोड़ने के लिए हीट आपको देनी पड़ रही है, तो इसलिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो नेचर होगा एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। अब इसमें हमारे पास 4 केस हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। 4 केस यहाँ पे बनने वाले हैं, तो सभी केस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो फर्स्ट केस है भाई आपके पास, केस फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे तो आपको मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आपको क्या गिवन है? मान लीजिए आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन। स्ट्रॉन्ग बेस का भी आपको मोलैरिटी मान लीजिए आपको गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? H+ और ये क्या प्रोवाइड करेगा? OH नेगेटिव। तो मैं एक यूनिवर्सल अप्रोच बता रहा हूँ। सबसे पहला काम है आपका नंबर ऑफ मिलीमोल फाइंड आउट करना। आप क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मिलीमोल। क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मिलीमोल। नंबर ऑफ मिलीमोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ मिलीमोल मान लीजिए आपके पास है M1A2
V1। इसी तरह आप इसके भी क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल। जो चीजें बताई जाती है उसी से अगर चलेंगे स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मिलीमोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, M2 को V2 से मल्टीप्लाई करके, M2 into V2। मान लीजिए इसके जो मिलीमोल है मेरे पास A आ गए और इसके जो मिलीमोल है मेरे पास B आ। अब जब भी आप दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो कितने केस बन सकते हैं आपके पास, 3। क्या 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 हो सकता है, A B से बड़ा हो सकता है, या B A से बड़ा हो सकता है, या A और B दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 केस बनने वाले हैं इसी के अंदर। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस A is greater than B, second B is greater than A, third A is equal to B। ये मेरे पास 3 केस बन जाएंगे, ठीक है। A is greater than B का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ बेस। तो आउट ऑफ A मोल बेस के B मोल तो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, तो इसका मतलब A के मिलीमोल B के मिलीमोल से ज्यादा है, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर। यहाँ पे B के मिलीमोल A के मिलीमोल से ज्यादा है, तो आवर फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। A और B दोनों इक्वल है, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हो चुका है, न्यूट्रल। अब मेरे पास A इज ग्रेटर देन, तो आउट ऑफ A मिलीमोल जो बेस के B मिलीमोल थे वो तो क्या हो चुके हैं, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो H प्लस के कितने मिलीमोल बचे हैं, A माइनस B डिवाइडेड बाय, ये चीज कभी मत भूलेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ए एडिटिव प्रॉपर्टीज, इट फॉलो एडिशन रूल। तो B1 प्लस B2, और यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन है, तो OHI का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आउट ऑफ B मोल A मिलीमोल आर न्यूट्रलाइज, तो H प्लस के कितने मिलीमोल बचे हैं, OH नेगेटिव के कितने मोल बचे हैं, B माइनस A डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2, और ये तो आपका न्यूट्रल हो चुका है, ये 7 हो चुकी है। अच्छा एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे आपसे H प्लस का सोर्स पूछूं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ H प्लस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ OH नेगेटिव, बताइए जल्दी से। यहाँ पे भी व्हाट इज द सोर्स ऑफ H प्लस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ OH नेगेटिव, तो बताइए अभी यहाँ पे H प्लस का सोर्स क्या होगा, बताओ जल्दी से। व्हाट इज द सोर्स ऑफ H प्लस हियर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ H प्लस हियर, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ OH नेगेटिव, बताइए क्या हो जाएगा, जो OH के जो अपने खुद के मिलीमोल थे वो तो H प्लस के साथ न्यूट्रल हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे जो OH का सोर्स है वो क्या है आपका, पानी। इस चीज को ध्यान रखें। व्हाट इज द सोर्स ऑफ H प्लस हियर, इसके खुद के जो H प्लस के जो मिलीमोल थे वो तो B के साथ क्या हो चुके हैं, न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पे H प्लस का सोर्स क्या है, पानी, और OH का सोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्लियर है सबको, तो इसको कॉपी करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है सबको, तो इसको कॉपी करिए सभी। तो
चलो भाई इसमें प्रॉब्लम करते हैं। 200 ml of 0.1 molar HCl, 200 ml of 0.1 molar HCl is mixed with 300 ml of 0.1 molar NaOH, 300 ml of 0.1 molar NaOH. Calculate pH of final solution. Calculate pH of final solution. करिए जल्दी से फाइनल। तो भाई सभी जल्दी से। आपको क्या गिवन है भाई? HCl प्लस NaOH ये NaCl प्लस H2। क्या क्या गिवन है भाई आपको? HCl का वॉल्यूम गिवन है 200 और मोलैरिटी गिवन है कितनी? 0.1। इसका वॉल्यूम गिवन है आपको 300, मोलैरिटी गिवन है 0.1। तो इसके मिलीमोल कितने आ गए? ए कितना आ गया भैया? ए आ गया आपके पास 20 मिलीमोल। बी कितना आ गया आपके पास? 30 मिलीमोल। कौन सा केस बन गया आपके पास? केस 2। बी इज ग्रेटर देन ए। बी क्या हो गया? ए से बड़ा। तो बी ए से बड़ा हो गया तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन किस नेचर का हो गया? जिसके मिलीमोल ज्यादा हो गया उसी नेचर का हमारा सॉल्यूशन हो गया। मीन आवर सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक नेचर का मतलब अपने को यहां से हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 200 500 और एक कितना है मेरे पास? 10 बाय 500 इससे गायब। तो OH आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया? अभी ये आ गया आपके पास 0.2 into 10 की पावर -1 दैट इज 2 into 10 की पावर -2। तो POH is equal to 2 minus log 2, this is 1.7। तो pH is equal to 14 minus 1.7, so this is कितना आ गया? 12.3। तो pH is equal to 12। ये आया सबका? है भाई? यही आया क्या? या कुछ और आएगा? यही आंसर आया सबका क्या?
जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ गया भैया। एक और क्वेश्चन है ये सभी। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH which should be added in 300 ml of HCl 300 ml of HCl solution having pH equal to 2 to change its pH by 2 unit क्या बोल रहे हैं भाई आपके पास था एक HCl का सॉल्यूशन जिसका pH कितना था 2। आपने क्या करा इसमें 0.1 मोलर NaOH डाला, तो इसकी जो pH है 2 यूनिट से चेंज हुई। अब आप भाई किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर NaOH डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, तो OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब pH भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल pH थी आपके पास कितनी 2। इसका मतलब आपके पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन था कितना 10⁻⁻2 और A इज इक्वल टू M1V1। तो M1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10⁻⁻2 और वॉल्यूम कितना था 300। तो इससे जाए कितने स्टार्टिंग, ठीक है, कितना 300 ml। अब आपने इसमें 0.1 मोलर NaOH जब डाल दिया तो जो pH होगा वो कितने से चेंज हुआ 2 यूनिट से। तो इनिशियल pH था 2, OH डालने से pH 2 यूनिट से इंक्रीज करेगा, बेस डालने से OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से pH भी बढ़ेगा। तो जो pH OH डालने से वो क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा भाई 4। तो आपके पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना गया 10⁻⁻4। ठीक है, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। तो हमारा केस 1 से H प्लस इज इक्वल टू A माइनस B डिवाइडेड बाय क्या है भाई आपके पास B1 प्लस B2। तो B कितना है भाई आपके पास, B है आपका NaOH।
इक्वल टू ए कितना था मेरे पास 3 माइनस 0.1 बी डिवाइडेड बाय 300 प्लस बी। तो करिए इसको जल्दी से कैलकुलेट, कितना वॉल्यूम डालेंगे वो मुझे बताइए। V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 300 प्लस 10 की पावर -4 V इज इक्वल टू 3 माइनस 0.1 V। और ये अगर आपका इधर आ जाएगा तो ये 3 इधर आएगा और ये आपके पास 0.03, तो ये आ जाएगा 2.97 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, वो 0.1001 V। तो V कितना है आपके पास 2.97 डिवाइडेड बाय 0.1001, ये आ गया। और ये आ गया भाई अपने पास कितना 29.7। तो V कितना है मेरे पास 29.7, ठीक है। तो चेक करिए